So we are going to start our lesson from page number 62. And in this lesson, up to this, we had seen how the social norms were followed, and it was hard and fast rule for the society to follow this. In that, we have seen about the Dronacharya in real, and we have seen how he uh, worked according to the framework of the society and how he how the story describe about that with the Eklavya. So today we are going to see non-Kshatriya kings. Although in Varna we have seen that the Brahmins were to teach and the Kshatriyas were to protect the kingdom or to rule. But somewhere we can see this also that it was not the wrong, we can say, as a reinforced system that you can't go ahead it. Somewhere we can see in the society some differences are there, and they are following these differences so that they can be harmony in the society and they can live easily. In this paragraph, we are going to see that only the examples are there which speaks that these varnas are not the hard and we can say hard and fast lines of the society that they can't overlap it or they can't just jump from it. So here we are, I'm going to read it for you. According to the Shastras, only Kshatriyas could be king. जैसे मैंने कहा कि जो शास्त्रों के आधार पे क्षत्रिय जो है वो राजा होंगे, अगर राजा नहीं है तो लड़ाके होंगे, युद्ध करेंगे, देश की रक्षा का भार उनके कंधों पे होगा. However, several important ruling lineage probably had different origins. The social background of Mauryans who ruled over the large empire has been hotly debated. अगर हम देखें तो कई बार दूसरे वंश के या दूसरे वर्ण के लोगों को भी राजा बनते और दूसरा काम करते देखा गया है. इसमें मौर्य साम्राज्य का हर समय वर्णन होता है. मौर्य समाज को लेकर डिबेट बहुत बड़े पैमाने में होता है. आखिर मौर्य के कारण डिबेट क्यों होता है? अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य अगर बौद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा पढ़ा जाए तो ये माना जाता है कि वो क्षत्रिय थे, यानी कि मौर्यन जो क्षत्रिय थे. परंतु वहीं पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलता है कि नहीं, मौर्य साम्राज्य का ओरिजिन जो था वो एक लो ओरिजिन था, यानी कि वो जो है वो क्षत्रिय से नीचे वर्ग में से आ रहे थे या लोअर ग्राउंड में से आ रहे थे. देन इसी प्रकार से अगर हम आगे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, द सगुनास एंड द कन्वास, द limited successors of the Mauryas were Brahman. In fact, the political power was effectively open to anyone who could master, support the resources and really depend on the birth as a Kshatriya. इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद जो शगुना और कन्वर जो थे वो आए थे राज्य करने के लिए. ये दोनों ही वंश जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे. ये दोनों जो वंशज थे वो ब्राह्मणों में से निकले हुए थे, ब्राह्मण वंश के थे. अतः ये साफ देखने में आता है कि राजतंत्र में राजा बनना या राजतंत्र को संचालित करना मात्र इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि उसकी जन्म कहाँ हुई है, परंतु उसकी सक्षमता पे या उसके रिसोर्सेज, वो कितनी उसके पास कितनी जो स्रोत है, कितने सामग्रियां हैं, कितनी उसके साथ लोगों की सपोर्ट है, उस पर निर्भर करता था. अदर रूलर्स सच एज द Sharks who came from the Central Asia were regarded as milchas, the barbarians or outsider by the Brahmins. However, one of the earliest inscription of Sanskrit described about the Rudravan, the best known Shaks ruler in 2nd century CE, rebuilt the Sudarshana Lake. That means they know the tradition and they know to read and understand Sanskrit tradition. अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा शाक जो थे उनके जो के एशिया के मध्य के इलाके से आए थे और राज किया था उन्होंने.
उनको तो ब्राह्मण जो इंस्क्रिप्शन है उन्होंने ये कह दिया था कि बारबेरियन से ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि खून खराबा और बहुत ही असभ्य असभ्य शब्द कहना रहेगा सही सही तो असभ्य तरीके के लोग थे। परंतु अगर हम देखें तो उन्हीं वंशों में यानी कि शाक वंश के जो रुद्रमन नाम का राजा था उसने जो है एक विशेष जो लेख जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूज्य माना जाता है सुदर्शन लेख उसका पुनः निर्माण करवाया। यानी कि वो खराब हुआ था तो उसने सही किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसके बारे में जानता था। वो संस्कृत के ट्रेडिशन यानी संस्कृत पढ़ना और समझना जानता था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सतवानास के बारे में देखेंगे। हम पहले भी सतवाना के बारे में पढ़ चुके हैं जो मदर नेम को आगे रखते थे। It is also interesting that the best known ruler of the Satvana dynasty, the Gomti Putra Shri Satkarni, claimed to be the both unique Brahman, Eka Brahman, and a destroyer of the pride of Kshatriya. He also claimed to have ensured that there was no intermarriage among the member of the four Varna. At the same time, he entered into the marriage alliance with the ethnic of रुद्रमन। अगर हम देखें तो सतवाना में जैसे हमने देखा था गोमती पुत्र श्री सतकर्णी जो थे वो ब्राह्मण गोत्र के थे और ब्राह्मण गोत्र में भी उच्च ब्राह्मण गोत्र के थे। एक ब्राह्मण कहा जाता था उनमें से और वो उन्होंने क्षत्रियों के घमंड और अहंकार को हटाकर उन्होंने एक ऐसे भारत की स्थापना करने की कोशिश की जो पूरा भारतवर्ष एक साथ एकजुट राज्य हो सके उसके अंदर। अगर हम देखें तो उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था की पूर्ण समानता दिखाई और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी प्रकार से अंतर जाति या अंतर वर्णीय विवाह योग्य नहीं है। परंतु खुद उन्होंने अगर हम देखें तो रुद्रमन के दूर के रिश्तेदार रुद्रमन कौन था? एशिया मिड एशिया से आया हुआ जिन्हें ब्राह्मण टेक्स्ट ने बारबेरियन कहा था उनके रिश्तेदारी में उसने विवाह किया था। अब वो क्या था वो कहानी आप खुद ढूंढ सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल द इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट was often a complicated process. The Satvana claimed to be Brahman, whereas according to the Brahmins, the king ought to have been Kshatriya. They claim to uphold the fourfold Varna order by entering into the marriage alliance with the people who were supposed to be executed from the system. And as we are seen, their practices endogamy insist of the exogamy system recommended in the Brahmanical text। अगर आप देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वर्ण व्यवस्था की कट्टरता को हम यहाँ पर ढीला होता देखते हैं। वर्ण व्यवस्था की कट्टरता जो है वो इस प्रकार से ढीली होती है जबकि जो राजतंत्र में बैठे हुए या उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं अपने हिसाब से। ये फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है बहुत सारे अलग अलग जैसे अभी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सतवना के उसमें जो कि ब्राह्मण रूल कर रहे हैं और उसके अलावा वो सारे वर्ण व्यवस्थाओं को देने वाले हैं परंतु खुद ही क्या करते हैं कई जगह पर ऐसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं जैसे एंडोगेमी और जिसमें वो बाहर जाकर एक्सोगेमी जिसमें बाहर जाकर शादी कर सकते हैं और परिवार के मतलब अपने समुदाय के अंदर ही विवाह योग होने के बावजूद भी एक से अधिक विवाह भी करते हैं। तो ये दिखता है कि कहीं पर वर्ण व्यवस्था स्टेटस जो सोशल स्टेटस था कि आप बहुत अमीर हैं या आप समाज में वर्चस्व वाले हैं उस आधार पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है और वो हार्ड एंड फास्ट पे लोअर ग्राउंड पे यानी कि जो मध्य वर्गीय और जो लोअर जो ग्राउंड के लोग थे उनको क्या है अपनी जगह पर पकड़ के रखने के लिए किया जाता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको 3.3 टॉपिक में मिलेगा जाति एंड द सोशल मोबिलिटी। हम सब हिंदुस्तान में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज जातिवाद।
और समाज में इसको किस तरीके से मोबिलाइज किया गया उसके बारे में। These complexities were reflected in another term used in the text to refer to the social categories jati. In the Brahmanical theory, the jati like varna was based on the birth. However, while the number of varnas were fixed at 4, there was no restrictions on the number of jati. अगर हम देखें तो वर्ण का जो वर्गीकरण था वो 4 वर्ण में फिक्स था कि भाई ये 4 वर्ण ही रहेंगे, परंतु जातियों के लिए ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं था। परंतु ये था कि जाति भी जो है जन्म सिद्ध थी, यानी कि जन्म के साथ ही आइडेंटिफाइड हो जाएगी कि आप किस जाति के हो और किस जाति में हो रहोगे। परंतु जहां तक आगे हम देखेंगे तो जाति जो थी वो कई बार हम देखें तो वो जॉब यानी क्राइटेरिया आपका जो था वो ये था, जॉब कैसे करते हो, आप किस प्रकार की जॉब से ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हो, जिस जो ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हो उसी जाति का आपको क्या मिल जाता था, नाम मिल जाता था। सो नाउ we are going to see this. In fact, whenever the Brahminical authorities encountered the new group, for instance, the people living in the forest, such as the Nishadas, or wanted to assess the name to occupation categories such as the goldsmith, Swarnakar, then the people who are working with the we can say mud or something, then they used to say kumhar, which did not easily fit into the fourfold varna system. Their classification as a jatis which are shared among the occupation or the profession, where sometimes originate into the shadens or the guilds. तो अगर यहाँ पे देखें तो जाति जो है वो जन्म से ज्यादा उनके काम पर निर्भर करती है। कई बार ये जाति जो है वो जैसे मैंने देखा गिल्ड्स और शेरेंस जो यानी कि फॉरमेन्स जो होते हैं, जो लोग काम देते हैं आपको और आप जिनके अधीन पे काम करते हैं वो उस जाति का आपको नाम दे देते हैं। जैसे कोई जुलाहा है, लकड़ी का काम करने वाला है और वो लकड़ी का काम सीखकर किसी जुलाहा के अधीन काम करने लग गया तो उसे जुलाहा कह देते थे। कोई लोहार के अधीन काम कर रहा है तो बोल देते भाई ये लोहार लोग हैं। तो इस तरीके का जो हम देखते हैं जाति के अंदर इस प्रकार से एक एकदम जो वर्क ऑक्यूपेशन से ज्यादा जुड़ गया वो और बर्थ से इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं रहा। Then last paragraph, we norms come across the documents that recorded in the history for these groups, but there are expectations. One interesting stone inscriptions that was written in 5th century about in the Madhya Pradesh, Mandors, recorded the history of the guild of the silk weaver to originally live in the Lata, that is Gujarat, from where they migrated to the Mandors. अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है गुजरात से कुछ वर्कर जो सिल्क का काम करते थे, यानी कि सिल्क के धागे बनाने और काटने का काम करते थे, वो क्या है एमपी के मंदोज गए और वहां पर ये काम करने लगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो लोग क्या है वो अगर कपड़ा बुनकर या बुनकर के नाम से वहां पे जाने जाएंगे क्योंकि वो उस कार्य से जुड़े हुए थे। दे वर नोन एज, अगर हम देखें तो उनको जो नाम दिया गया था दासपुरा, तो ये इसलिए क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के किसी गिल्ड के नीचे काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या नाम दे दिया दासपुरा, यानी कि दासत्व के अधीन है, किसी के अधीन काम कर रहे हैं। In the state that they undertook the different journey among with their children and new folks, as they had heard from the greatness of the local king and want to settle in this king. कई जो कारीगर होते थे, कई जो टैलेंटेड लोग होते थे, अगर उनको ये सुनने में आता था कि भाई उस राज्य का राजा बहुत अच्छा है और वो ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं तो वो अपने परिवार अपने कुटुंब
परिवार से ज्यादा मैं शब्द बोलूंगी कुटुंब। कुटुंब मतलब पूरा जो उनका जो काम करने वाला समुदाय है, वो धीरे से क्या करता था, विस्थापित होकर उस राज्य में जाता था ताकि उनको काम मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने जैसे कहा ठेकेदार या गिल्ड्स जो होते थे उनका अपने आप में एक बड़ा योगदान होता, जो उन्हें काम भी देते थे और उन्हें दासपुरा पुत्रादय इस तरीके का एक संबोधन अवेलेबल किया जाता था। The inscription provide the fascinating glimpse of the complex social process and provide the insight into the nature of the guilds and Shenets. Although the membership was based on the shared craft specialization, some members adopt other occupations. It also indicates that the member of the same group, more than the common profession, they collectively decide to invest their wealth earned through their craft and to construct a splendid temple in honor of the sun god. अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से ये जो लोग थे वो उस जगह पर गए, उन्होंने वहां के जो फॉरमैन थे, वहां के ठेकेदारों के अधीन काम किया। इनमें से कई जो लोग थे जिनको वहां कुछ और काम अच्छा लगा, उन्होंने वो काम अडॉप्ट किया। अंत में इन्होंने अपने पैसे और चीजों को इकट्ठा करके अपनी कला को जिंदा रखने के लिए, अपने कला को वर्चस्व देने के लिए वहां पे मंदोर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया, सूर्य देवता के मंदिर का निर्माण किया। और इस तरीके से उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन जो कि गुजरात से एमपी जाकर उन्होंने शो की। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो अलग अलग जगह पे कलाकार लोग जो है वो अपने आप को सेट करते थे। और यहाँ हम ये कह सकते कि इस समय तक को हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं था कि आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, परंतु हाँ ये था कि जाति का नाम आपको चाहे बर्थ के साथ हो चाहे आपके वर्कर्स के साथ हो दिया जाता था। ओके, so I think that is for today, and you will take care of your writing your notes. So please do write your notes every day. Have a nice day.